साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का 21 अप्रैल 2022 गुरुवार वाला ये प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट तक इसको देख लेना है, एक बार ज़रूर इससे देख कर जाएं। साथ में उत्तर भी हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। आपको पता है कि हमने कंप्लीट ये राजनीति विज्ञान इस चैनल पर करवा रखे, प्ले लिस्ट बना रखे, सभी लेसन इसमें डिटेल से करवा रखे। हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। जो शुरुआती बच्चे हैं मेरे साथ में शुरुआत से जुड़ रहे थे उनको पता है। अब ये राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 21 अप्रैल को आने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों को मैं आपको दे रहा हूँ। आप विश्वास करके इन प्रश्न पत्रों को अच्छे से तैयार करके जाएं। 3-4 प्रश्न पत्र हमारे आएंगे, उसी में से पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। एक चैनल और है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, वहाँ भी PDF वगैरह हम डालते रहते हैं, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है। अब प्रश्न पत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से इसको लास्ट तक देखना है। देखो, उत्तर सहित प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कह दिया कि 3-4 वीडियो में हम पूरे पेपर को 21 अप्रैल वाले पेपर को कवर कर लेंगे, तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो उत्तर लिखना 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों ने भाग लिया, तो 170 देशों ने भाग लिया। अंटार्कटिका संधि कब हुई थी, तो 1959 में हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल कब और किस देश में हुआ, तो 1997 में जापान में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए, तो 2002 में किए। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है वह है कौन सी है, ओजोन गैस। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद सवज जल का 90% हिस्सा कहाँ मौजूद है, तो अंटार्कटिका में मौजूद है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, तो क्लब ऑफ रोम समूह ने इसको प्रकाशित किया था। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय नुकसान की चिंता ने किस दशक में जोर पकड़ा, तो 1960 के दशक में। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो 1972 में प्रकाशित हुई। UNEP की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का अनुमोदन किया, कब, 2002 में। उसके बाद है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं साथियों। साझी संपदा किसे कहते हैं, तो जिस संपदा पर पूरे विश्व समुदाय का अधिकार है उसे साझी संपदा कहा जाता है। साझी संपदा के उदाहरण बताने आपको, जैसे वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र और अंतरिक्ष। विश्व के निर्जन क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो 26%। पर्यावरण संरक्षण के कोई 2 उपाय बताए, तो निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध लगाना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है किसे, तो ग्रीन हाउस गैसों को। किसको, ग्रीन हाउस गैसों को। बाली सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो 2007 में इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। विश्व राजनीति में पर्यावरण चिंता के कोई 2 कारण लिखने आपको, तो वायुमंडल की ओजोन परत में छेद हो जाना, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का आपको दुष्प्रभाव पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, तो तापमान वृद्धि में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों का जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। 2009 के पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो कोपनहेगन में हुआ था। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकृति प्रदत्त वे वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी व आवश्यक होती हैं। सतत विकास का अर्थ आपको बताना है, तो निरंतर जारी रहने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। प्रवासन से क्या तात्पर्य है, किसी क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र बसने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, तो 1987 में।
अराल के आसपास हजारों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? तो अराल के आसपास पानी विषाक्त हो गया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ का मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ने से पैदावारें कम हो गई। उसके बाद प्रश्न हमारा कि रियो सम्मेलन में किनके संबंध में नियमाचार निर्धारित हुए? तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी। भारत में मूल निवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर होने वाले प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं? तो अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में किन देशों को छूट प्रदान की गई है? तो भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों को। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। रियो सम्मेलन के प्रमुख परिणाम आपको बताने हैं, कोई दो आपको बताने हैं। तो सम्मेलन में ये निश्चित किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण की समस्या बड़ी गंभीर और विश्वव्यापी है तथा इसका निदान तुरंत करना आवश्यक है। इसमें यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया कि पर्यावरण को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझी है। साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? आप इसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित करोगे? तो कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष इत्यादि। इस प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समझौते तौर पर किया गया, उन्हीं को विश्व की साझी विरासत या साझी संपदा कहा जाता है। इस प्रश्न के स्टार लगा लीजिए साथियों। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन में दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण की हानि की चुनौतियों के मद्देनजर विश्व के विभिन्न भागों में पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने अथवा सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई की नई सोच ने एक आंदोलन का रूप लिया है। इसी को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश किन दो बातों से सहमत थे? तो ऐतिहासिक रूप से या मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। विकासशील देश का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। उसके बाद है कि विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए। एक तो सीमित प्रयोग होगा, एक जागरूकता पैदा करना। ये 2 पॉइंट आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखें कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के संदर्भ में रियो घोषणा में क्या क्या कहा गया है। तो धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता बहाली, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व के बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करें। पर्यावरण में विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक वातावरण का दबाव ज़्यादा है। इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारणों को स्पष्ट करना है। तो क्या लिखोगे कि विश्व की कृषि योग्य भूमि में उर्वरता की कमी होना, चारागाहों का खत्म होना, मत्स्य भंडारों का कम होना, जलाशयों के प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आना, प्रदूषित पेयजल में 30 लाख से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं, वनों के अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता में कमी आ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस के परत के छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र में मानव स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है। लास्ट प्रश्न आज का हमारा कि पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं।
तो क्या लिखोगे आप कि मूल वासियों के प्राकृतिक आवास अथवा वन क्षेत्र की कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% बढ़ा दिया जाना चाहिए। आदिवासियों को उनकी परंपरा में परिवर्तन किए बिना मूल रूप से राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। आदिवासियों को संगठित करके विश्व स्तर पर एक संघ बनाया जाए। मूलवासियों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा से जुड़े उन्हें स्वतः इच्छा जागृति करना चाहिए। और 2-3 वीडियो आएंगे, उनको भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर डिटेल से आपको अच्छी तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट बना रखिए, हाँ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। धन्यवाद सर।